तो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी कुछ स्टूडेंट जो है इलेक्ट्रिसिटी में वो टेंशन में है, प्रेशर फील कर रहे हैं। उनके समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। तो विक्की भैया आपके दोबारा से फिर मैदान में आ गए हैं और इस बार जो लेकर आए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड हैं। उसमें मैं PYQs भी करवाऊंगा और CBQs भी करवाऊंगा। मैं हर तरह का क्वेश्चन आज कराने वाला हूं और उन क्वेश्चन में से डिट्टो सेम आपको वैसे ही क्वेश्चन मिल सकते हैं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 2026 में। तो मेरे इस वन शॉट को हल्के में ना लें, मेरी इस वीडियो को हल्के में ना लें। इस क्वेश्चंस में, इस वीडियो में आपको जरूर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जिस स्टूडेंट ने मेरी ये वीडियो देख ली, मैं बोल रहा हूं आज इस बात को, 2026 में अगर जिस स्टूडेंट ने मेरी वीडियो देख ली, बोर्ड एग्जाम में 2026 में आपको जरूर उसमें से ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो मैं बता रहा हूं आपको। तो बगैर रुके मेरी इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए एक बार जरूर देख लो और देखना आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर इन क्वेश्चंस के ऊपर बेस आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो बने रहें, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है जो कि आपको शॉर्ट में देखने को मिलेगा। काय में? शॉर्ट में। देख लें इस क्वेश्चन को ध्यान से, शॉर्ट में देखने को मिलेगा आपको। मैं पहले ही बोल रहा हूं ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट में देखने को मिलेगा। PYQ 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन 2023 में किसी साइट में आया हुआ है और ये क्वेश्चन मैं आज बोल रहा हूं, आपको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपको देखने में सिंपल लग रहा होगा लेकिन ये लगेगा जरूर, आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। क्या है? स्टेट ओम लॉ। स्टेट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ सभी जानते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिखते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मैंने शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि जगह मेरे पास नहीं है। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस की V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। समझ गए मेरी बात? अब अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं तो एक मेरे पास कांस्टेंट आ जाता है, इसे कहते हैं R। तो V अपॉन I इज इक्वल टू R। R मीन्स कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट रहेगा। ये ओम्स लॉ है, आप सभी जानते हैं। तो इसमें पूरी डेफिनेशन आप लिख देंगे। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। फिर उसके बाद ये पूरा ये डेरिवेशन आप लिख देंगे। इतना काम आपका हो गया। फिर उसके बाद चलेंगे आगे, यहां तक सॉल्व हो गया, फिर आगे चलेंगे। गिव टू फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। फैक्टर, कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कंडक्टर के? कोई से भी दो फैक्टर्स लिख दीजिए। वैसे तो बहुत फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर भी है। तो पहला फैक्टर लेंथ पे डिपेंड कर देता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर उस पे डिपेंड करता है क्या? रेजिस्टेंस। समझे? और दूसरा रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। तीसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी डिपेंड करता है। तो दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी डिपेंड करता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी डिपेंड करता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट मींस A। और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। अगर मैं लिख दूं तो आपको यहां पर ये रेजिस्टिविटी रो, उस पर भी डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं। अ वायर ड्रॉन, तो यहां तक ये क्वेश्चन हो गया। दो पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का। फर्स्ट पार्ट ये रहा, सेकंड पार्ट इसका ये रहा और थर्ड पार्ट अब मैं आपको करा रहा हूं। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहे हैं? थर्ड पार्ट में बोल रहे हैं अ वायर हैज ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ डबल ऑफ इट्स लेंथ। कोई वायर है, कोई कंडक्टर है, उसकी लेंथ को डबल कर देते। जैसे मान लीजिए इसकी लेंथ है मेरे पास L, रेजिस्टेंस है R और रेजिस्टिविटी है रो। सेम मटेरियल का कंडक्टर है, बस की लेंथ मैंने डबल कर दी है। तो जब हम लेंथ डबल कर देते हैं तो एरिया क्या हो जाता है उसका? हाफ। अरे भाई इतना मोटा था, तो इसका एरिया क्या हो गया? आधा हो जाएगा। खींच देंगे उसे हम तो एरिया क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। बट रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा ना। समझ रहे हैं मेरी बात? एरिया हाफ हो जाएगा बट रेजिस्टेंस सेम रहेगा।
ठीक है, तो निकालिए जरा। तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, मैंने मान लिया रेजिस्टेंस आर डैश, रेजिस्टेंस अलग हो जाएगा, आर डैश हो जाएगा सॉरी, लेकिन पहले वाले का रेजिस्टेंस आर है। उन्होंने बोला है क्वेश्चन में ओल्ड रेजिस्टेंस आर, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर। जो न्यू वायर बन के है इसका रेजिस्टेंस क्या हो, दोबारा बताता हूं। कोई कंडक्टर है, उसकी लेंथ L है, रेजिस्टिविटी रो है, रेजिस्टेंस R है। अगर उसकी मैं लेंथ डबल कर देता हूं तो उस केस में हमें नया वायर जो बना है उसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो पहले ओल्ड वायर का रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, रो L अपॉन A, क्योंकि एरिया इसका A है और इसका एरिया क्या हो गया, A अपॉन 2। तो न्यू वायर का क्या मान लीजिए आप, R डैश, क्या मान लीजिए R डैश इसका, तो R डैश इक्वल टू रेजिस्टिविटी सेम रहेगी क्योंकि सेम मटेरियल है। लेंथ इसकी पहले वाले से क्या हो गई, डबल हो गई, यानी कि 2L अपॉन A अपॉन 2। समझ गए मेरी बात। आप क्या करेंगे यहां पे रो, ये A 2L अपॉन A सबसे ऊपर पहुंच जाएगा 2 अपॉन A, ठीक है। यहां पे आ जाइए आप, क्या हो जाएगा, रो 2 to the 4 L अपॉन A। तो अब ये रो L अपॉन A या फिर 4 रो L अपॉन A, दैट मीन्स ये क्या पार्ट है हमारा, ये पार्ट यही तो रहा। तो इसकी जगह पर मैं क्या पुट कर सकता हूं, इसकी जगह पर मैं पुट कर सकता हूं R, यानी कि 4R हो जाएगा, यानी कि न्यू रेजिस्टेंस जो मेरे पास निकल के आएगा R डैश इजिकल टू 4R, 4 गुना हो जाएगा ओल्ड रेजिस्टेंस के। अरे भाई नॉर्मल सी बात है, जब मैं तार लंबा कर दूंगा तो रेजिस्टेंस भी तो बढ़ जाएगा, क्योंकि करंट को फ्लो होने में ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा एटम से टकराएगा इलेक्ट्रॉन। तो जब ज्यादा एटम से टकराएगा तो ज्यादा रुकावट पैदा होगी, ज्यादा कोलिजन होगा। जब ज्यादा कोलिजन होगा दैट मींस रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। समझ गए मेरी बात, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ये 3 पार्ट थे इस क्वेश्चन के, इजी क्वेश्चन था, शॉर्ट में मिलेगा आपको, ये क्वेश्चन पक्का मिलेगा, डिट्टो सेम। और मैं फिर बता दूं, ये जो वायर वाले क्वेश्चन है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है रो L अपॉन A, इसमें आपको क्वेश्चन या तो शॉर्ट में मिलेगा या फिर लॉन्ग में एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, और MCQ में शायद ही डायरेक्ट ही आ जाए रेजिस्टिविटी के ऊपर बेस्ड, समझे। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलने वाला है। अब देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन कराता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन वेट कीजिए। देखो ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखो। बार बार ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, ये भी 2023 में क्वेश्चन आपका आया हुआ है। जरा ध्यान से देखो, इस तरह का कॉन्सेप्ट जरूर बनेगा जिसमें मैं बोल रहा हूं बार बार, जिसमें लेंथ किसी कंडक्टर की डबल हो जाए या हाफ हो जाए। अब मैंने तीनों केस इसमें डाल दिए हैं। अरे इससे बाहर क्या बनेगा तुम खुद बताओ मुझे, इससे बाहर नहीं बनने का है। समझ रहे हो मेरी बात ध्यान से देखो। इन द फॉलोइंग फिगर 3 कंडक्टर्स ए बी सी आर शोन इन फिगर। 3 कंडक्टर हैं, कंडक्टर ए, कंडक्टर बी, कंडक्टर सी। कंडक्टर ए की लेंथ L है, एरिया A है, इसकी लेंथ हाफ हो गई, एरिया डबल हो गया। इसकी लेंथ हाफ है, एरिया हाफ है। इस तरह से ये 3 है। तो इनका रेशियो निकालना है, रेजिस्टेंस ऑफ A अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ B। इसका रेजिस्टेंस मान लिया मैंने RA, इसका मान लिया RB, इसका मान लिया मैंने RC। समझ रहे हैं। तो अब मुझे इस केस में RA अपॉन RB निकालना है। तो RA अपॉन RB निकालने के लिए पहले मैं क्या कर लेता हूं, RA निकाल लेता हूं, ओनली RA निकाल लेता हूं। तो RA निकालने के लिए RA क्या होगा, रेजिस्टिविटी सबकी सेम है, मतलब मटेरियल सबका अभी सेम है। ये पहला पार्ट है इसका एक पार्ट और करवाऊंगा। जब मटेरियल सेम है तो इसका मतलब रो L अपॉन A पहले वाले का रेजिस्टेंस हो जाएगा, दूसरे वाले का रेजिस्टेंस यानी कि RB कहां रहा, ये रहा रो L कितना है, L अपॉन 2, और A कितना है, एरिया इसका डबल है 2A। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, रो L अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2A। ये क्रॉस हो जाता है, अगर इसके नीचे 1 बढ़ाऊंगा तो ये पलट जाता है नीचे वाला रेशियो। ये आपको मैथमेटिक्स में पता होना चाहिए, वो मैं कॉन्सेप्ट है क्लियर करने नहीं जा रहा हूं। तो रो L अपॉन 4A, ठीक है, ये हो गया। अब ये पूरा पार्ट जरा यहां पर उठा के रख लीजिए, आप यहां पर आ जाइए। तो रो RA अपॉन RB का मुझे रेशियो निकालना है। RA कितना है मेरे पास, रो L अपॉन A, और RB कितना है, रो L अपॉन 4 इंटू A। ये पूरा पार्ट ये कैंसिल आउट इससे, ठीक है। बचा कितना, 1 अपॉन 4। ये बचा, ये 4 पूरा ऊपर पहुंच जाएगा, तो 4 अपॉन 1, दैट मीन्स RA और RB का रेशियो कितना आ गया, 4:1। 4:1 का रेशियो आ गया।
समझ रहे मेरी बात? ध्यान दीजिए इस पे। अब मुझे आर ए और आर सी का बी वाले पार्ट में आर ए और आर सी का रेशियो मुझे फाइंड आउट करना है। जरा ध्यान से देखें, मार्कर थोड़ा स्लो हो रहा है, दूसरा देख लेते हैं। बताओ क्या करेंगे इसमें? आर ए और आर सी का रेशियो निकालना है मुझे, तो क्या करेंगे? आर ए मटेरियल अब भी सेम है, आर ए मतलब रो एल अपॉन ए, आर सी यानी कि मटेरियल सेम है तो रेसिस्टिविटी सेम रहेगी। एल कितना हो गया? एल अपॉन 2 और ए अपॉन 2। इस 2 से ये 2 खत्म, इस रो से ये रो खत्म, तो कितना हो गया? ऊपर हो गया, और ये एल से एल खत्म, ए से ए खत्म, दैट मीन्स 1/1, पूरा ही पार्ट खत्म हो गया। तो आर ए अपॉन आर सी का रेशियो कितना हो जाएगा? 1:1। समझ रहे मेरी बात? समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं समझ रहे हैं मेरी बात? जरा बताएं, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं मेरी बात? ध्यान से समझिए, ठीक है ना? तो ये बहुत क्लियर हो गया आराम से। अब अगर मैं इसमें बी पार्ट और डाल देता हूं कि अगर ये मटेरियल हमारा बना हुआ हो कॉपर का, ये मटेरियल बना हुआ हमारा एलॉय का, तो अब मुझे बताओ इसमें से कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? एलॉय हैज मोर रेजिस्टेंस देन नॉर्मल कंडक्टर। जो नॉर्मल कंडक्टर होता है उसके मुकाबले एलॉय का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। यह आपने पढ़ा होगा हीटिंग इफेक्ट में। अंडरस्टूड? तो दैट मीन्स आरसी हैज अ मोर रेजिस्टेंस देन ए। ठीक है ना? ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर है इतनी बात? तो ये क्वेश्चन जरूर बनेगा, दोबारा फिर देख लो। देखो 3 कंडक्टर है मेरे पास, ए बी सी, इसकी लेंथ एल ए और एरिया ए, इसकी लेंथ L/2, इसका एरिया डबल, इसकी लेंथ L/2 और एरिया हाफ। अब मुझे इनका रेशियो फाइंड आउट करना है, तो आर ए अपॉन आर बी वो मैंने निकाल दिया, आर ए अपॉन आर सी वो मैंने निकाल दिया। ठीक है? अब उन्होंने पूछा अगर मटेरियल ए कॉपर का बना दे और मटेरियल सी या फिर मटेरियल बी हमारा एलॉय का बना दे, इसमें से कोई सा भी एक एलॉय हो, एक कॉपर हो या फिर आयरन हो, कोई सा भी हो। नॉर्मल सी बात है, एलॉय का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। जब उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा तो रेजिस्टेंस भी हाई हो जाएगा। ठीक है? एज कंपेयर टू नॉर्मल कंडक्टर, नॉर्मल मटेरियल। तो दैट मीन्स उसका रेजिस्टेंस जब हाई होगा तो इसमें इसका मतलब आरसी ग्रेटर रेजिस्टेंस देन आर ए। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास नया क्वेश्चन है। ये 3 रजिस्टर्स हैं मेरे पास, 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम। यहां पे वैल्यू भी चेंज हो सकती है इस क्वेश्चन में स्टूडेंट। यहां पे 20, 30 ऊपर नीचे हो सकता है। ये कनेक्टेड है 12 वोल्ट की बैटरी से, उसमें की लगी हुई है सर्किट में, अमीटर लगा हुआ है जो करंट को मेजर करता है। अब हमें कैसे पता है पैरेलल में कनेक्शन है? मैंने आपको बताया था, मेरी प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को बेस है, मैंने उसमें सब कुछ एक्सप्लेन कराया है कि कहां से पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, कहां से सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। चलिए मैं फिर भी बता देता हूं। मान लीजिए करंट हमारी फ्लो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन आपको फ्लो होते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। करंट यहां डिस्ट्रीब्यूट होगी, इसमें होगी I1, इसमें होगी I2, इसमें होगी I3। पहली पहचान तो यह है जब करंट डिस्ट्रीब्यूट होती है, मान लीजिए I करंट जा रही है तो I1, I2, I3 ये 3 रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं। बताता हूं, मान लीजिए ये एक वायर है, ये फिक्स पॉइंट है, इस पॉइंट को A मान लीजिए, इस पॉइंट को आप B मान लीजिए। जब 2 फिक्स पॉइंट से हमारे डिफरेंट रजिस्टर कनेक्टेड हैं, देखो पहला रजिस्टर उठाया यहां पे कस दिया, दूसरा रजिस्टर उठाया यहां पे कस दिया, तीसरा रजिस्टर उठाया यहां पे कस दिया, तो पॉइंट तो फिक्स है, पॉइंट चेंज नहीं हो रहे हैं। दैट मींस वो कॉम्बिनेशन जहां पे पॉइंट फिक्स होंगे वो कॉम्बिनेशन मुझे पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। ठीक है? कुछ गिरा, वो कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। और दूसरी पहचान करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, करंट डिवाइड हो रही है। दैट मींस जब करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो उस केस में भी मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। 2 पहचान, पहला फिक्स पॉइंट से कनेक्टेड है, जब पॉइंट फिक्स होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस सेम क्यों? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वर्क एनर्जी रिक्वायरमेंट चार्ज को मूव कराने में एक पॉइंट है दूसरे पॉइंट पे। जब पॉइंट फिक्स होंगे तो सभी रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, क्योंकि पॉइंट तो फिक्स है। अगर पॉइंट डिफरेंट हो जाते तो पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट हो जाता। लेकिन इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस। बाय द वे ये नेक्स्ट टॉपिक है, अलग टॉपिक है, तो इसमें 2 बातें ध्यान रखिए। जब पॉइंट फिक्स होंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी तो पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है साफ।
तो पहला पॉइंट क्या है, करंट इन ईच रजिस्टर। ये भी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, हल्के में ना लें इस क्वेश्चन को, और ये काय में आएगा, शॉर्ट में आया हुआ था, ठीक है। ये आई होप इसमें से 2 या फिर तीनों सेक्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। पहला, करंट इन ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर में करंट निकाल लीजिए, हर रजिस्टर में करंट निकालिए। इसमें करंट क्या है, I1, इसमें I2, इसमें I3। इसको मान लीजिए आप R1, इसको मान लीजिए R2, इसको मान लीजिए आप R3। पहले बार रजिस्टर R1, R2, R3। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहेगा, ठीक। अब मैं ये वाले रेजिस्टेंस में निकाल रहा हूं, तो क्या होगा, I1 और रेजिस्टेंस कितना होगी, R1। तो मुझे R1 की वैल्यू, I1 की वैल्यू निकालनी है। I1 क्या हो जाएगा, V अपॉन R1। तो V कितना है यहां पर, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहेगा 12 वोल्ट, लेकिन रेजिस्टेंस तो डिफरेंट है 10, तो कितना आ गया 1.2 एम्पियर। ये मेरी करंट आ गई किसमें, रजिस्टर फर्स्ट। सेम एज इट इज अगर मैं I2 निकालूंगा तो V अपॉन R2, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा 12, R2 कितना है 20। इसको सॉल्व कीजिए, 2 × 2, 2 × 6 12, दैट मीन्स 0.6 एम्पियर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट निकालिए आप I3 V अपॉन R3। V कितना है, सेम रहेगा 12 वोल्ट है, ठीक है, और R3 कितना हो गया 30, R3 कितना हो गया 30, 3 × 3 0, 3 × 4 12, दैट मीन्स 0.4 एम्पियर। समझ गए, ये आपका हो गया करंट इन ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर में कनेक्ट आ गया। पहले वाले रजिस्टर में कितना हो गया, I1 1.2, दूसरे वाले में 0.6, तीसरे वाले में 0.4, ठीक है। तो I1 कितना आ गया मेरे पास 1.2 एम्पियर, I2 कितने आ गई मेरे पास 0.6 एम्पियर, और I3 बच्चों मेरे पास कितनी आ गई 0.4 एम्पियर, ठीक। ये मेरे पास पहला पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट क्या कहता है, दूसरा पार्ट क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनो। दूसरा पार्ट कहता है मेरा टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। टोटल सर्किट रेजिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, क्योंकि कॉम्बिनेशन कौन सा मैंने ये बताया था, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R3 तक क्यों लिया, क्योंकि मेरे पास 3 रेजिस्टर्स हैं और वो पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पहले वाला R1 दैट मीन्स 1/R1 1/10, 1/20 प्लस 1/30, ठीक है, R इक्विवेलेंट। अब इसमें से एलसीएम क्या आ जाएगा, मैं एलसीएम निकालना बता देता हूं। जो सबसे बड़ा वाला नंबर होता है उसका आप टेबल पढ़ना शुरू कर दीजिए। 30 से तो जा रहा है, 10 से भी जा रहा है, क्या 20 से जा रहा है, नहीं जा रहा है। 30 2 जा 60 जो है 30 से भी जा रहा है, 20 से भी जा रहा है, 10 से भी जा रहा है, दैट मींस एलसीएम कितना हो गया 60। जब इस वैल्यू को नंबर से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम, और ये कितने टाइम जाएगा 20 से 3 टाइम, और ये 20 से कितने जाएगा 30 से 2 टाइम। इस तरह से सॉल्व करते हैं कैलकुलेशन को। देखा सुपर फास्ट हैकर है विक्की भैया, ऐसा वैसा नहीं है तुम्हारा, हैकर है। ठोक दो कमेंट, हल्के में ना लो। 6 3 9 9 2 11, 6 3 9 9 2 11 60। इसको पलट दीजिए रेशियो को, तो R इक्विवेलेंट 60/11, दैट मीन्स 11 5 × 55, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया 50 हो गया, 11 4 × 44, तो 5.4 ओम ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। कितना आ गया 5.4 ओम। कितना आ गया ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 5.4। ये टोटल रेजिस्टेंस भी आप इसे बोल सकते हैं। अब तीसरा पार्ट टोटल करंट। टोटल करंट कैसे निकले, सबको ऐड कर दो यार। तीसरा पार्ट देखो, टोटल करंट। टोटल करंट कैसे निकलेगी, आई क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, इन तीनों का ही सम है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 कितनी है 1.2, I2 कितनी है 0.6, I3 कितनी है 0.4। ये कितना हो गया 1.6 और 0.4 1,
और 1.2 ऐड किया तो 2.2, तो 2.2 एम्पियर ये मेरे पास टोटल करंट आ गई है। कितना इजी था, कितना इजी था, कितना इजी था, कितना इजी था यार। जरा देखो, इनमें से ही आपको बोर्ड में एग्जाम में मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा शॉर्ट में। अभी मैं लॉन्ग नहीं कराया, ये PYQs ही चल रहे हैं, अभी CBQs मैंने करवाई भी नहीं है। तो इन PYQs में कितना इजी क्वेश्चन था, शॉर्ट में मिलेगा। ये क्वेश्चन जरा नोट कर लो इसको ध्यान से। 3 रजिस्टर हैं जो कि पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, एग्जाम में मिलेगा डिट्टो सेम। और वो रजिस्टर्स जो होंगे कुछ इस तरह से होंगे, 10, 20, 30 वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, बट बैटरी चेंज नहीं होगी। देख लेना मेरी बात को, नोट कर लो इस बात को, मैं बोल रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। आई करंट जा रही है तो I1, I2, I3, इससे मैं निकाल लिया करंट इन ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर में कनेक्ट निकालना है। तो ओम्स लॉ लगाया, ओम्स लॉ जब लगाया तो I1 निकाल दिया, इसमें I2 निकाल दिया इतना, और I3 निकाल दिया इतना, ठीक है। सेकंड, इक्विवेलेंट, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो होता है टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि इस पूरा जो सर्किट है टोटल रेजिस्टेंस कितना बना रहा है, उस रेजिस्टेंस को कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ठीक है। तो वो लगाया, इसमें वैल्यूज पुट करी, इसे सॉल्व किया, 5.4 आ गया, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। अब मुझे टोटल करंट निकालना था, टोटल करंट यानी कि I की वैल्यू। तो I की वैल्यू कैसे निकालूंगा, इन तीनों करंट जो इंडिविजुअल करंट मैंने निकाली थी अलग अलग रेजिस्टेंस की, उन तीनों करंट्स को हम ऐड अप कर देंगे और वो मेरे पास टोटल करंट आ जाएगी, वो ये रहा। ठीक है, कितना इजी था। ये मिलेगा शॉर्ट में आपको 2025 में, देखना ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों बन रहा है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें डायग्राम बनाना है। जिसमें डायग्राम बनाया जाता है उस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा डाउन होता है, और जिस क्वेश्चन में हमें डायग्राम बनाने के लिए आता है ना, उस क्वेश्चन का लेवल ऑटोमेटिकली हाई बन जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट में नहीं, आपको लॉन्ग में देखने को मिलेगा। कहां देखने को मिलेगा आपको, ये लॉन्ग में देखने को मिलेगा आपको, लॉन्ग, ठीक है ना। ये PYQs है, यानी कि 2024 CBSE आया हुआ है, और ये आपको कहां मिलेगा, लॉन्ग में मिलेगा। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, ड्रॉ सर्किट डायग्राम अ बैटरी ऑफ 62 वोल्ट सेल। यही कॉन्सेप्ट है, यही चीज है जो समझनी है। 2 वोल्ट के सेल हैं, यही बात समझनी है। 2 वोल्ट के 6 सेल हैं, कितने सेल हैं, 6 सेल हैं 2 वोल्ट के। दोबारा फिर समझिए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों बन रहा है, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट बन रहा है क्योंकि इसमें हमें डायग्राम बनाना पड़ रहा है। जब मुझे डायग्राम बनाना पड़ रहा है, और डायग्राम बनाने वाले क्वेश्चन लॉन्ग में मिलते हैं ज्यादातर, तो इसमें क्या है, 62 वोल्ट सेल, 2 वोल्ट के 6 सेल कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है, 6 ओम, 12 ओम एंड 18 ओम के रेजिस्टर से कनेक्टेड है। बनाए तो कितने सेल हैं, 6 सेल हैं। जरा ध्यान दे मेरी इस बात को, एक सेल ये आ गया, 2 सेल, 3 सेल, 4, 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 सेल हैं। और प्रत्येक सेल कितने का है, 1 2 3 4 5 6 सेल हो गए, और हर सेल 2 वोल्ट का है, हर सेल 2 वोल्ट का है। 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6, इसलिए 6 वोल्ट के सेल हो गए। अब ये कनेक्टेड कैसे हैं, ये कनेक्टेड हैं 6 ओम का रेजिस्टर है, 12 ओम का रेजिस्टर है, और 18 ओम का रेजिस्टर है। ध्यान दे मेरी बात के ऊपर, 6 ओम का रेजिस्टर है, 12 ओम का रेजिस्टर है, 18 ओम का रेजिस्टर है, ठीक है। समझ गए मेरी बात ध्यान से। अब यहां पर एक कोई की भी लगी हुई है, क्या लगी हुई है, की लगी हुई है, बोल रहे हैं ना प्लग की के साथ लगा हुआ है, तो एक की लगा दीजिए यहां पर, बस सिंपल है, समझे। तो एक की लगा दीजिए, तो करंट कैसे फ्लो होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहां तक आपका क्वेश्चन बन चुका है। तो सबसे पहले मैं बैटरी तो निकालूं, कितने वोल्ट की बैटरी है, अरे भाई 6 सेल लगा दिए, 1 2 3 4 5 6 सेल लगा दिए हैं। इन 6 सेलों को जब मैं ऐड करूंगा, जब मैं ऐड कर डालूंगा तो क्या निकलेगा, मुझे बैटरी की पावर निकलेगी। बैटरी कितने वोल्ट की बैटरी है, तो टोटल वोल्टेज निकालो, टोटल वोल्टेज
V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 प्लस V6, या फिर डायरेक्ट भी कर सकता हूं 2 प्लस 2 इंटू 6, दैट मीन्स 12 वोल्ट की बैटरी है। कितने वोल्ट की है? 12 वोल्ट की बैटरी इसमें लगी हुई है। जब 12 वोल्ट की बैटरी है, इसका मतलब कनेक्शन अभी हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये कितना है? 6 ओम, ये 12 ओम और ये 18 ओम। ठीक है, तो इस तरह से मेरा कनेक्शन ये बन चुका है। इसको आप R1 मान लीजिए, इसको R2 मान लीजिए और इसको R3 मान लीजिए। ठीक है, तो ये मेरा कनेक्शन बन चुका है। पहले मुझे निकालना है टोटल करंट। टोटल करंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? टोटल करंट निकालने के लिए मैंने टोटल वोल्टेज तो निकाल लिया है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अब रेजिस्टेंस ये काय में कनेक्टेड है? सब सीरीज में कनेक्टेड है। मुझे कैसे पता? मुझे इसलिए पता क्योंकि यहां से आई करंट फ्लो हो रही है, करंट कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रही है नहीं, वो पॉइंट्स भी ये आगे पीछे हो सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्योंकि पॉइंट फिक्स नहीं होते हैं, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस इसमें डिवाइड हो जाएगा। यहां पे ये पॉइंट्स कुछ अलग तरह से कनेक्टेड होगा, यहां पे कुछ अलग तरह से कनेक्टेड होगा, यहां पे कुछ अलग तरह से कनेक्ट होगा। और सिंपली अगर आप समझना चाहें, करंट इसमें सेम है, करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालूंगा? सभी रेजिस्टेंस को आप ऐड कर देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? R1 कितना है? 6, 12 और 18, 12 और 18 30 और 6 36, सही बोल रहा हूं ना? 12 और 18 30 और 6 36, इतने ओम आ गया। क्या आ गया? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। मुझे निकालने क्या है? टोटल करंट। टोटल करंट कैसे निकलेगा? टोटल करंट I इज इक्वल टू V अपॉन R। टोटल वोल्टेज कितना है? 12, और टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 36, 12 3 36, दैट मीन 0.33 एम्पियर ये मेरी करंट आ गई है। ठीक है, बहुत सिंपल है। दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 18 ओम रेजिस्टर्स, अक्रॉस 18 ओम रेजिस्टर, ये वाले रेजिस्टर्स के अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। कैसे निकालूंगा? देखो, दूसरा पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 18 ओम रेजिस्टर्स, तो वही फॉर्मूला लाऊंगा, ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR। अब करंट तो सेम ही रहेगी 18 ओम में, भाई 18 ओम में करंट तो सेम रहेगी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हर पॉइंट पे चेंज होता है। यहां पे अलग होगा V1, यहां पर अलग होगा V2 और यहां पर अलग होगा V3। समझ रहे हो ना? क्योंकि हर रेजिस्टेंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्यों होता है? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है। किस केस में? सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में, बट पैरेलल कॉम्बिनेशन केस में सेम रहता है। वो मैंने बता दिया है आपको, क्योंकि पॉइंट फिक्स होते हैं पैरेलल में, बट सीरीज में पॉइंट फिक्स नहीं होते हैं, अलग अलग तरह से कसा हुआ होता है वो रेजिस्टेंस, तो इसलिए उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है। तो यहां V1 V2 V3, तो यहां पे कुछ अलग होगा, मुझे नहीं पता, मैं निकाल के बताऊंगा। तो V मुझे निकालना है, I करंट तो सेम रहेगा, क्योंकि करंट तो सेम जा रही है, I यहां पर कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं, कहीं चेंज ही नहीं हो रही है उसकी डायरेक्शन, तो करंट तो मैंने जो निकाली है वही रखूंगा। कितना रखूंगा? 0.33 या फिर 1/3, और R कितना है? 18। ठीक है ना? तो ये कितना हो गया? मैं यहां पे अगर कर दूं इसे 1/3 इंटू 18, 3 6 18, दैट मीन 6 वोल्ट। कितना आ गया? इसमें 6 वोल्ट मेरे पास, इसमें क्या आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 18 ओम रेजिस्टर्स। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए आप। तीसरा पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम इन 18 ओम। जो 18 ओम वाला रेजिस्टर्स है, ये कितनी इलेक्ट्रिक पावर को कंज्यूम करेगा? सबसे पहले जान लीजिए पावर क्या होती है। पावर के लिए एक फॉर्मूला बता देता हूं मैं, हमेशा याद रखें मेरी बात को। पावर होती है वर्क एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में कितनी एनर्जी हमारी कंज्यूम हो रही है, कितनी एनर्जी की खपत हो रही है, वो हमारी पावर है। अब कैसे निकालेंगे? W मान लीजिए एनर्जी को, या फिर E मान लीजिए। अरे भाई जितनी एनर्जी होगी उतना ही काम करूंगा, वर्क बात एक ही है, फिर E लिख दीजिए। तो W इज इक्वल टू VIT, T से T खत्म, तो P इज इक्वल टू VI। पावर का फॉर्मूला क्या बन जाता है? P इज इक्वल टू VI। डायरेक्ट फॉर्मूला बना के दिखा रहा हूं, ऐसे ही फॉर्मूला बनाना है एग्जाम में।
अब मेरे पास क्या चाहिए, मुझे 18 ओम रेजिस्टर्स में पावर कितनी कंज्यूम हुई वो निकालिए। I इजिकल टू कितना होता है, V अपॉन आर। तो यहां पे मैं I की जगह पे V अपॉन आर लिख देता हूं, तो क्या हो गया, V स्क्वायर अपॉन आर। V की वैल्यू कितनी है, मैंने निकाली 6, तो 6 कर दिया मैंने यहां पे, और R किस में निकालना है, 18 ओम रेजिस्टर्स में, तो यहां पे R रख दिया। तो 36 अपॉन 18, 18 टू द 36, दैट मीन्स 2 वॉट इसकी पावर आ गई है। समझने, देखिए कितना इजी करा कैलकुलेशन को स्टूडेंट। इसी कैलकुलेशन को अगर वो पॉइंट्स में करता, यहां पर कितनी डिफिकल्ट हो जाती, देखो समझना, फिर वो पॉइंट यहां पे पसंद करता और डिफिकल्ट हो जाती। तो इस तरह से आपको फॉर्मूला को बनाना है, कितना इजी था, ठीक है ना। तो पावर का कभी भी फॉर्मूला कॉन्सेप्ट आए तो आपको यही फॉर्मूला पकड़ के चलना है और इससे ही सभी फॉर्मूले बना डालने हैं। ये नहीं कि P इजिकल टू यही रख लिया, P इजिकल टू V स्क्वायर अपॉन आर कर, सारे फॉर्मूले यहीं से बनेंगे मेरे भाई, सारे फॉर्मूले यहीं से बनेंगे। उसके बाद मेरी बात नहीं मानोगे, पछताओगे। जो इस क्वेश्चन जो टीचर रटाने बैठे हैं ना, ये तो मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म P इजिकल टू VI, P इजिकल टू फलाना और ढिमका, V स्क्वायर अपॉन आर, अरे यार सारी बात यहीं से ही है कि एनर्जी कंज्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम वही पावर है, वहीं से फॉर्मूला बनेगा। जितनी मेरे अंदर एनर्जी होगी उतने ही मैं काम करूंगा, तो इसका मतलब वर्क और एनर्जी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो समझ रहे हो मेरी बात। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन बनेगा। चलिए लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। पावर वाले जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक पावर का यूज होता है, जैसे बल्ब इससे उससे चेंज हो गया है या फिर बल्ब के वो को रेटिंग दे रखी है, उस तरह के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। एक इस तरह का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में लिख के ले लो, पक्का मिलेगा। एक क्वेश्चन और कराऊंगा, दोनों में से एक मिल जाएगा, बस सिंपल है। अ बल्ब रेटेड 40 वोल्ट वॉट एंड 220 वोल्ट, फाइंड द करंट एंड द रेजिस्टेंस। बस वर्ड प्रॉब्लम हम जब भी सॉल्व करते हैं ना, पूरी वर्ड प्रॉब्लम को एक साथ मत पढ़ा करो, आधी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व पहले पढ़ा करो, जहां पर फुल स्टॉप हो वो चीज पूछी हो उसको पहले निकालो, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पूछा है उसको निकालो। तो अ बल्ब रेटेड 40 वोल्ट 220 वोल्ट, फाइंड द करंट एंड द रेजिस्टेंस। बस इफ द बल्ब रिप्लेस्ड बाय अ बल्ब रेटेड 25 वोल्ट एंड 220 वोल्ट। आप सिर्फ यहां तक पढ़ें। दो केसेस दे रखे हैं। पहला केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या है जरा देखो। केस फर्स्ट में एक 40 वॉट का बल्ब है और 220 वोल्ट इसमें सप्लाई है। सप्लाई तो दोनों बल्ब में सेम हो रही है। और दूसरा केस जो है, उस केस में मैं बाद में करता हूं, पहले पहला वाला केस सॉल्व करता हूं। तो पहले वाले केस में करंट एंड रेजिस्टेंस निकाल दीजिए। तो करंट निकालने के लिए V इजिकल टू आई आर, I इजिकल टू V अपॉन आर। वोल्टेज कितना है 220 और रेजिस्टेंस कितना है पता नहीं है, कैसे निकालें? ये ओम्स लॉ से तो निकल नहीं रहा है, तो ओम्स लॉ यहां पर इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो ओम्स लॉ जब इंप्लीमेंट नहीं होगा, पावर वाला क्वेश्चन मैंने आपको बनाना है बताया था। यहां पे P दे रखा है और V दे रखा है, P दे रखा है आपको और V दे रखा है, तो क्या लगाऊं? और पूछा क्या है मुझसे, करंट और रेजिस्टेंस पूछा है। तो करंट के लिए P इजिकल टू VI सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है। तो यहां से I निकालना है मुझे। I कैसे निकलेगा? I निकलेगा I इजिकल टू P अपॉन V। P कितना है 40 और V कितना है 220। इस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं। समझ रहे हैं बात को मेरी? तो 0 से 0 खत्म, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो ये हो गया। 2 को जब मैं 11 से डिवाइड करूंगा कितना जाएगा? 2 को जब 11 से डिवाइड करेंगे, बच्चों की तरह कर रहा हूं देख लीजिए, 11 1 ज़ा 11, बचा कितना 9, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा लिया, 11 8 ज़ा 88, ठीक है। फिर अगेन वो रिपीट होता रहेगा 0.18। ये मेरे पास करंट आ गई है। करंट कितनी आ गई है? 0.18 एम्पेयर। ठीक। दूसरा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कैसे आएगा? यहीं से ही आएगा। मुझे रेजिस्टेंस चाहिए। रेजिस्टेंस के लिए मेरे पास P पता है, V पता है, I भी पता लग गया है। रेजिस्टेंस के लिए P इजिकल टू V स्क्वायर अपॉन R नहीं लगा दूं? तो P की वैल्यू मेरे पास कितनी है? P की वैल्यू कितनी है 40, V की वैल्यू 220 का स्क्वायर अपॉन R। तो दैट मीन्स 40 220 को 2 टाइम अपॉन R, R को ऊपर लेके जाऊंगा तो 220 इंटू 220 अपॉन 40। इससे ये खत्म, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, यानी कि इतना हो गया।
तो रेजिस्टेंस कितना हो गया 0, 11 1 द 11, कैरी 1, 11 1 द 11 और 1 12, यानी कि 12 10 ओम ये आ गया, 11 10 ओम। ठीक है, इतना आ गया। अब वो कह रहे हैं जरा यार बल्ब उतारो, हाँ लो, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इस तरह कोई बल्ब रिप्लेस कर दिया जाए। क्या बोल रहे हैं? अब वो बोल रहे हैं इफ द बल्ब इज रिप्लेस बाय द रेटेड ऑफ 25 वोल्ट एंड 220 वोल्ट। बल्ब के ऊपर रेटिंग है, मैंने देखो गंदा संदा बल्ब उधरवाया है अभी तुम्हारे लिए। बल्ब के ऊपर रेटिंग है 25 वोल्ट एंड 220 वोल्ट। अब ये वाले बल्ब से ये वाला बल्ब दूसरा वाला बल्ब लगा दिया जाए तो हमारा करंट एंड रेजिस्टेंस निकालिए, यानी के सेकंड। के सेकंड में पहला वाला बल्ब था उसको निकाल दिया, पहला वाला बल्ब निकाल दिया, दूसरा वाला बल्ब लेके आए वो लगाया। अब कह रहे हैं वैल्यूज फाइंड आउट कीजिए। तो दूसरे वाले बल्ब की रेटिंग कितनी है 25 वोल्ट, लेकिन सप्लाई वही है, सप्लाई 220 वोल्ट की है। तो इसमें क्या निकाल लो, करंट निकाल लो। पहले P इजिकल टू वी आई लगा दो, I इजिकल टू P अपॉन V। P कितना है 25, V कितना है 220। 5 5 5 25, 5 4 20, 5 4 20। ठीक है, अरे भाई 5 5 25, 5 4 20, 5 4 20, 5 अपॉन 44, इसको डिवाइड कर देना तो ये आपकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी करंट की। ठीक है, इतने एम्पेयर आपकी करंट आ जाएगी 0.13 एम्पेयर। मैंने डायरेक्ट लिख दिए जो मैंने फाइंड आउट किए, इस पर ज़्यादा टेंशन ना लें, आप इसे डिवाइड कर ही लेंगे तो आई होप। अब जो है रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस के लिए अगेन P इजिकल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू कितनी है 220 का स्क्वायर। R की वैल्यू कितनी है हमें निकालनी है, और P की वैल्यू कितनी रखूं, P की वैल्यू मैं रख देता हूं कितनी 25। ठीक है, तो 25 को नीचे लेके आता हूं, 220 का स्क्वायर अपॉन 25, इसको दो बार लिख दी, अपॉन 25, 5 5 25, 5 4 20, 5 4 20, 5 4 20, 5 4 20। ठीक है ना, 44 की 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना मैं कैलकुलेशन इसलिए नहीं कर रहा हूं स्टूडेंट, कैलकुलेशन आप कर ही लेंगे, इतना टाइम आई वी डजंट हैव सो मच टाइम, इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम कैलकुलेशन करने बैठे। कैलकुलेशन आप खुद ही कर लेंगे मुझे पता है, कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए कैलकुलेशन मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं क्योंकि मैंने भी सॉल्व कर रखे हैं, आपके लिए छांट छांट के लेकर आए हूं क्वेश्चन ही। ठीक है ना, ऐसे नहीं, तो इसलिए ये कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे, तो इसलिए कैलकुलेशन में कोई बड़ी बात नहीं। मेन मुद्दे पे आते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, विल देयर बी एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ द करंट एंड रेजिस्टेंस। क्या रेजिस्टेंस और करंट के वैल्यू में कोई चेंज आएगा? यस, देख लीजिए, पहले करंट कितनी थी 0.1, अब करंट इतनी हो गई। पहले रेजिस्टेंस कितना था 12 10 ओम, अब कितना हो गया 1936। यानी कि जस्टिफिकेशन कैसे देंगे, इन केस फर्स्ट एंड इन केस सेकंड। सेकंड केस में करंट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, बट और रेजिस्टेंस क्या है, इंक्रीज हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, इन द देयर इज अ चेंज इन द केस फर्स्ट, फ्रॉम द केस फर्स्ट टू केस सेकंड देयर इज अ चेंज इन द करंट एंड करंट इज लेसर देन द केस फर्स्ट। केस फर्स्ट के मुकाबले करंट केस सेकंड में करंट लेस हो रही है और रेजिस्टेंस जो है केस फर्स्ट के मुकाबले बढ़ रहा है, यही हमें लिखना है, यही जस्टिफिकेशन है। अंडरस्टूड? तो इस तरह के क्वेश्चन ये हमारे एग्जाम में बनने वाले हैं। अब इसी पे मैं एक पार्ट और कराता हूं, आपको एक क्वेश्चन कैसा लगा मुझे जरूर बताना। ये क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में 100% में कह रहा हूं मिलेगा, और मुझे हल्के में मत लो। तुम बार बार मुझे हल्के में ले रहे हो, मैं बता रहा हूं बार बार, हल्के में मत लो। ये क्वेश्चन डेफिनेटली तुम्हारा बनने वाला है एग्जाम में, ठीक है ना। विक्की भैया को आप अपने हल्के में ना लें। विक्की भैया एक ऐसी चीज है जो आपको हर पार्ट के ऊपर क्वेश्चन करा देगा। बड़े बड़े लोग फेंकते हैं कि यार मैं यहाँ हूँ, मैं इस फाउंडेशन से इस फाउंडेशन जुड़ा हुआ हूँ। अरे यार तुम किसी भी तुर्रमखा फाउंडेशन जुड़े हुए हो, लेकिन विक्की भैया के प्लेटफॉर्म पे एक बार आ जाओ और तुम्हें पता लग जाएगा कि क्या है, क्या क्वालिटी ऑफ मटेरियल तुम्हें मिलने वाला है। ठीक है, समझे ना। विक्की भैया कोई ऐसे नहीं पढ़ाता कि ऐसी आगे घुस गया हो, समझे। विक्की भैया की क्वालिफिकेशन अभी तुम नहीं जानते। विक्की भैया जब आता है ना तो धमाल मचा देता है, ठीक है ना। तो मेरी ऑफलाइन क्लासेस में जो स्टूडेंट पढ़ के गए ना, देखना साल वो टॉप करेंगे, देखना।
तो ये जस्टिफिकेशन है, इसी पे बेस हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में मिलेगा। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं और ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में मिलेगा। अब एक पार्ट इसका ये रहा, अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, जरा समझो बात को, जरा ध्यान दो। मैं बार बार इलेक्ट्रिक पावर की तरफ क्यों जा रहा हूं। डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, ड्राइव एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। करंट और रेजिस्टेंस की फॉर्म में आपको एक्सप्रेशन क्या करना है, ड्राइव करना है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पावर बताइए। जिस रेट पर इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होती है वो इलेक्ट्रिक पावर है। इलेक्ट्रिक पावर क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पावर इज अ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एट द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। जिस रेट पर हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो इलेक्ट्रिक पावर है। वो डेफिनेशन आप लिख देंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। जिस रेट पर इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारी कंज्यूम हो रही है, मैंने बताया था वर्क और एनर्जी दोनों एक ही चीज हैं, जितनी एनर्जी होगी उतना ही तुम काम करोगे। तो जिस रेट पे हमारी एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो इलेक्ट्रिक पावर है, इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब एनर्जी क्या होती है, वी आई टी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो यहां पे मैंने पुट कर दिया वी आई टी अपॉन टी। अब मुझे इलेक्ट्रिक पावर का क्या करना है, एक्सप्रेशन लिखना है करंट और रेजिस्टेंस की फॉर्म में। तो यहां पे टी से टी खत्म, P इज इक्वल टू वी आई। अभी भी नहीं आया, करंट तो आ गई लेकिन रेजिस्टेंस नहीं आया। V इज इक्वल टू मैं जानता हूं कितना, आई आर। यहां पे V की जगह पर मैंने आई आर पुट कर दिया, इस V की जगह पर मैंने ये पूरा पुट कर दिया आई आर। अब I की I से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। ये एक्सप्रेशन हो गया, समझ गए। डेफिनेशन तो आप जानते हैं, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। जिस रेट पर हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो इलेक्ट्रिक पावर है। अब इसके साथ एक न्यूमेरिकल और जुड़ के आएगा। वो जो मैंने बताया था कि भाई किसी बल्ब की रेटिंग इतनी है, उसके ऊपर रेटेड इतना है और उसकी पावर इतनी है, तो उसके ऊपर इसके साथ एक जो है न्यूमेरिकल और जुड़ के आएगा, वो बनाएगा इस क्वेश्चन को लॉन्ग। चलिए न्यूमेरिकल पे चलते हैं। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये दो पार्ट में क्वेश्चन आएगा लॉन्ग में। तो दूसरा वाला पार्ट जो है, मैंने फिर वो क्वेश्चन डाला है जो रेटेड वाला है। मैंने कहा था या तो वो आएगा या फिर ये वाला क्वेश्चन आएगा। टू इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 100 वॉट 220 वोल्ट, पावर है इसकी 60 वॉट एंड 220 वोल्ट, ये दूसरा बल्ब है। आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू एन इलेक्ट्रिक मीन्स ऑफ 220 वोल्ट। फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब। बल्ब कितनी करंट लेगा मेन से। तो दो बल्ब हैं और दोनों की पावर दे रखी है। पहला बल्ब है, उसकी पावर दे रखी है 100, और दूसरा बल्ब है, उसकी पावर दे रखी है कितनी, उसकी पावर दे रखी है दूसरे वाले की कितनी दे रखी है भाई, 60 वॉट। ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। किस तरह से कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। जरा ध्यान दो मेरी इस बात पर। ये इस तरह से पैरेलल में कनेक्टेड हो गया और एक ही दूसरा आ गया यहां पर, वो भी इस तरह से पैरेलल में कनेक्टेड है टू द मीन्स कितने का है, 220 वोल्ट। समझ गया मेरी बात। अब इसके अंदर जो फिलामेंट होगा उसका खुद का भी अपना रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, ये पहले वाली पावर हो गई P1, ये दूसरी वाली पावर हो गई P2। तो भैया आगे पढ़ो, आगे क्या बोल रहे हैं, फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब। करंट कितनी लेगा बल्ब वो हमें निकालना है, टोटल करंट। फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब फ्रॉम द मेन से करंट कितनी है। तो सबसे पहले इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो दोनों बल्ब का, सिंगल रेजिस्टेंस। समझ गए मेरी बात। तो इसको रेजिस्टेंस मान लो आप R1 और इसको रेजिस्टेंस मान लो आप R2। अब पावर की फॉर्म में एक फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया था, क्या होता है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, है ना।
ठीक है, वो लगा दो यहां पर। तो आर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन पी। तो R1 क्या हो जाएगा यहां पे, V तो सेम है दोनों केस में क्योंकि सप्लाई एक ही है, अपॉन P1। ठीक है, अब V कितना है 220 का स्क्वायर अपॉन P1। P1 कितना है, सप्लाई कितनी है 100 वॉट, कितनी है ये वाली 100 वॉट, और दूसरा वाला 60 वॉट का, तो पावर कितनी है 100 वॉट। इसे सॉल्व किया, 220 अपॉन 100, 220 दो बार आ जाएगा, इस जीरो से ये जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो खत्म, तो कितना आ गया ये 484। कितनी आ गया 484 ओम, पहला वाला रेजिस्टेंस निकल के आ गया। इसका रेजिस्टेंस कितना आ गया 484। ये पहले वाला जो था इसका रेजिस्टेंस अपना इस बल्ब का कितना आ गया 484। समझ गए। दूसरे वाले का निकालो, V स्क्वायर अपॉन, अब मैं पावर कौन सी लूंगा P2 लूंगा क्योंकि मैं R2 निकाल रहा हूं। V कितना है, सप्लाई में दोनों के लिए सेम है, दोनों बल्ब के लिए, तो ये कर दिया मैंने। इस बार P2 कितना है 60 वॉट, 60 रखा। जब 60 मैंने रखा तो कितना हो गया 220 इंटू 220 अपॉन 60, एक ही बार, इससे ये खत्म, और ये कितना हो जाएगा 2 से 6, 2 1 2, 2 1 2। आप इसकी जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 806.6 ओम। ये कैलकुलेशन कर लेना, सिंपल है, कैलकुलेशन में नहीं करता है बच्चों वाली चीज़ें। तो ये R2 आ गया। समझ गए मेरी बात। एक फॉर्मूला जरा ध्यान रखें, जब दो रेजिस्टेंस हो पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उनका रेजिस्टेंस मैं जब निकालता हूं ना तो इस तरह से निकलता है। देखिए R इक्विवेलेंट होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला याद रखें। अब ये बनता कैसे ये भी मैं बता दूंगा आपको, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे बनता है, जब मैं R इक्विवेलेंट निकालता हूं तो क्या हो जाता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो R इक्विवेलेंट यहां से निकालूंगा तो इसका एलसीएम लेके ये ऐसे बन जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। समझ गए मेरी बात, ठीक है समझ गए। अब R इक्विवेलेंट निकालना है मुझे, किसके निकालने के लिए, करंट निकालने के लिए, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस ही तो निकालना है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है R इक्विवेलेंट। चलिए यहां पर आ जाइए, तो R इक्विवेलेंट यानी कि R1 R2, R1 कितना है R1 484, R2 कितना है R2 806, अगेन 484 प्लस 806.6। ठीक है, अब इन दोनों को हमने कैलकुलेट किया, कितना आ गया ये हमारा, इस दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 302.5। इन दोनों को कैलकुलेशन कर लेंगे आप, तो ये कितना आ गया R इक्विवेलेंट। तो मेरे पास R इक्विवेलेंट कितना आ गया 302.5 R इक्विवेलेंट आ गया। अब मुझे R इक्विवेलेंट तो निकालना नहीं था, मुझे टोटल करंट निकालनी है। इसमें कितनी फ्लो ये बल्ब लेंगे, टोटल करंट मतलब ये जलने के लिए, ग्लो करने के लिए, ब्लो करने के लिए कितनी करंट लेंगे। तो वही लगाएंगे I इज इक्वल टू V अपॉन R, ओम्स लॉ। V वोल्टेज टोटल कितना है 220, और R यानी कि R इक्विवेलेंट वाला आ जाएगा, इक्विवेलेंट कितना है 302.5। जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, पॉइंट उड़ा के 0 बढ़ाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 2200 और 3025। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो I की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0.73 एम्पियर। ठीक है ना, ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे, सिंपल है। तो इस तरह से ये वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे। समझ में आ रही नहीं बात आपके कुछ। अब मैं आपको कराता हूं कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जिन्हें कहते हैं CBQ और केस बेस्ड क्वेश्चन। हम जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, तो उस यूपीएससी की प्रिपरेशन में हमने देखा है कि कंपिटेंसी बेस्ड जो CBQ होते हैं, केस बेस्ड स्टडीज जो होती हैं, एक पैरा को पढ़ के जो क्वेश्चन का आंसर देने में बड़ा मजा आता है। जिस स्टूडेंट से ये क्वेश्चन आते हैं वो इसी क्लास में नहीं, अपर क्लास में जब आप कंपटीशन में बैठेंगे, किसी यूपीएससी लाइक एग्जाम या फिर बैंकिंग के एग्जाम या एसएससी एग्जाम, किसी भी एग्जाम में आप बैठ रहे हैं, तो उस एग्जाम में ये कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन काफी हेल्पफुल होते हैं। चलिए शुरू करते हैं कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड ये पहला केस बेस्ड क्वेश्चन है। बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन स्टूडेंट्स काफी घबराए रहते हैं, बच्चे काफी डरे रहते हैं
कि यार केस बेस आगे क्या करें, इस पैसेज को पढ़ें फिर सॉल्व करें, बहुत ज़्यादा आप लोग प्रॉब्लम रहते हैं। तो मैं हूं यहां पर केस बेस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखें जरा कितना इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं हलवा होते हैं, हलवा। तो रोहन, इस सबसे पहले हम पूरा पैसेज पढ़ेंगे इसको सॉल्व करने का, पैसेज के बाद हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर दोबारा पैसेज पाएंगे और हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, रोहन स्टडीड ऑफ क्लास 10, रोहन जो है क्लास 10 में पढ़ता है, रोहन स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, सॉरी क्लास 10 का स्टूडेंट है। स्टडीड दैट एन इलेक्ट्रिक बल्ब, उसने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक बल्ब कंसिस्ट ऑफ अ फिलामेंट, उसके अंदर एक फिलामेंट है मेड अप ऑफ अ मेटल, जो कि मेटल का बना हुआ होता है फिलामेंट, हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, सच एज टंगस्टन, टंगस्टन का होता है आपको पता ही है, उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। आंसर द फॉलोइंग, दोबारा फिर बताता हूं, कोई स्टूडेंट है रोहन, वो क्लास 10 का स्टूडेंट है, वो उसने क्या पढ़ा है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है कंसिस्ट ऑफ अ फिलामेंट, उसके अंदर इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है, और वो जो फिलामेंट होता है वो मेटल का बना हुआ होता है, उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और वो कौन सा मेटल होता है, टंगस्टन, ये उसने पढ़ा। अब उसके आधार पर उसे क्वेश्चन देने हैं। पहला क्वेश्चन जो है, पहला आंसर जो है ये वाला फर्स्ट वाला, नेम द गैस फिल्ड इन द बल्ब टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट, फिलामेंट के लाइफ को मेंटेन करने के लिए, रखने के लिए, तो उसके लिए कौन सी गैस का यूज किया जाता है उस बल्ब के अंदर, आप सबको पता है आर्गन गैस का यूज किया जाता है, नाइट्रोजन गैस भी इसमें यूज होती है, मोस्टली आप आर्गन ही लिख के आएंगे एग्जाम में। दूसरा, अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, कोई करंट है कितने एम्पियर की, 5 एम्पियर की, ड्रॉन बाय द फिलामेंट, फिलामेंट में से पास हो रही है, ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब के, फाइंड द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग इन 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन उस फिलामेंट के अंदर से पास होंगे ये निकालना है। तो कितने टाइम में, 30 सेकेंड में। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लें, चार्ज निकाल लें, कूलाम चार्ज, चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, Q इक्वल टू आई टी, तो कितना चार्ज हो गया, Q की I की वैल्यू कितनी है 5, T की वैल्यू 30, मल्टीप्लाई किया 150 कूलाम, ये आपने चार्ज की वैल्यू निकाल ली। अब दूसरा फॉर्मूला आप जानते हैं, एक फॉर्मूला आप जानते हैं क्या, Q इक्वल टू एनी, Q इक्वल टू एनी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालने वाला फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू एनी। यहां से तो आपने चार्ज निकाल लिया और आप ये भी जानते हैं Q इक्वल टू एनी, तो यहां से जब मैं n निकालूंगा तो n इक्वल टू Q अपॉन E, Q की वैल्यू कितनी हो गई, Q की वैल्यू हो गई 150 और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये आपको पता है। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ऊपर आ जाइए, जब ऊपर आएंगे आप यहां पर n की वैल्यू निकालनी है, कितनी हो गई, आप डिवाइड किए करेंगे इसको 150 1.6, ये ऊपर आके प्लस का 19, ये बढ़ जाएगा यहां पर, इसको जब आप डिवाइड करेंगे 9.375 इंटू 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन पास होंगे 30 सेकेंड में, ये आंसर हो गया। समझ गए मेरी बात, ठीक है, सिंपल है। अब जस्टिफाई द 40 वॉट एंड 220 वोल्ट, इसका मतलब क्या होता है, तीसरा वाला, इसका जस्टिफिकेशन कैसे देंगे, 30 वॉट और 220 वोल्ट का मतलब क्या होता है, 40 वॉट और 220 वोल्ट का मतलब क्या होता है। दिस स्टेटमेंट स्टेटेड दैट, ये स्टेटमेंट क्या बताता है, ये स्टेटमेंट ये बताता है कि हमारा बल्ब जो है 220 वोल्ट पे वो जलना शुरू हो जाएगा, मतलब ग्लो करना शुरू हो जाएगा, और 40 वॉट वो पावर कंज्यूम करेगा, ये इसका मतलब होता है। तो क्या लिखेंगे आप, दिस स्टेटमेंट state that an electric bulb will work with optimum efficiency एट कितने पे, 220 वोल्ट, एंड विल कंज्यूम इलेक्ट्रिक पावर, कितनी इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम करेगा, 40 वॉट, ठीक है, इतनी पावर वो कंज्यूम करेगा।
ये पहला केस बेस्ड क्वेश्चन था। क्लियर हुआ? मजा आया नहीं आया? सेकंड केस बेस्ड क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन है, जरा इसे ध्यान से देखें। रवि एनालाइज हिज मंथली बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ मंथ September. He was shocked by the value of bill. He examined highly rated electrical devices and calculate himself his bill. 2026 में ये क्वेश्चन आ रहा है, लिख के ले लो केस बेस्ड क्वेश्चन। मैं विक्की ये बता रहा हूं, ये क्वेश्चन 2026 में आ रहा है, नोट कर लो। ये कोई हल्के में मत लेना, ये क्वेश्चन 2026 में केस बेस में बन रहा है। आज मैं इस क्वेश्चन पर अपनी सील लगा रहा हूं अपने चैनल की स्टडी कोच की। ये क्वेश्चन 2026 में आपको मिलेगा, डिट्टो सेम, नोट कर लो। तो क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखो। रवि ने एनालाइज किया मंथली बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ मंथ सितंबर के महीने में इलेक्ट्रिसिटी बिल को एनालाइज किया। जब उसने एनालाइज किया वो शॉक हो गया इलेक्ट्रिसिटी बिल की वैल्यू देख करके। इतना ज्यादा बिल आया यार, उसकी वैल्यू देखकर शॉक हो गया। अब आगे देखो, फिर उसने दोबारा कहा कि भाई मेरे घर में जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं, मैं उनका अलग अलग बिल निकालूंगा, उनका कंजम्पशन निकालूंगा, वो कितने पैसे ले रहे हैं और कितनी इलेक्ट्रिसिटी फूक रहे हैं वो। तो उसने फिर एग्जामिन किया, जांचा, ही हाईली रेटेड इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एंड कैलकुलेट हिमसेल्फ हिज बिल। अब उसने जो उसके घर में हाईली रेटेड इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस थी, वो उसने कहा कि मैं उनका बिल कैलकुलेट करूंगा, उनका कंजम्पशन, मतलब कितनी एनर्जी वो फूंक रहे हैं, कितना कंजम्पशन कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो कितना पैसा ले रहे हैं, कितना पैसा फूंक रहे हैं। तो सबसे पहले एक यूनिट के बारे में पता होना चाहिए। एक यूनिट होता कितना है? 1 यूनिट जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल पे लिखा होता है वो होता है 1 किलोवाट आवर। एक यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर एक यूनिट होता है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होती है? 1 किलोवाट आवर होती है। आपके मीटर पे जो घर में मीटर लगा हुआ होता है 2 किलो 4 किलो वाट, तो आप तो खाली बोलते हो 4 किलो, लेकिन वो 4 किलोवाट आवर, यानी कि इतनी एनर्जी कंजम्पशन होगा तो एक यूनिट गिरेगा, जो आपके डिस्प्ले पर दिखाई देता है, स्मार्ट मीटर जो आपके घर पे लगा हुआ है, डिजिटल मीटर। ठीक है। अब इफ द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट की कॉस्ट 6 रुपए दे रखी है, 1 यूनिट की कॉस्ट 6 रुपीज दे रखी है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1000 हीटर रनिंग 5 आवर डेली? मतलब 1000 वॉट का हीटर है, वो 5 घंटे डेली चलता है, तो उसकी कॉस्ट निकाल दीजिए, जबकि एक यूनिट की कॉस्ट 6 रुपए दे रखी है। मैंने पावर कंजम्पशन का आपका फॉर्मूला बताया था, P इज इक्वल टू, पहला पार्ट है P इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, यानी कि एनर्जी कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज पावर। और ये हीटर के लिए पावर कितनी दे रखी है आपकी, जरा बताएं? 1000 को आप किलोवाट आवर में करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 1000 से 1000 खत्म, तो कितना हो गया? 1 किलोवाट आवर। ठीक है। अब इसकी सारी वैल्यू आप यहां पे कन्वर्ट कर दीजिए, यहां पे रखिए वैल्यू। मैंने पावर कितनी थी? 1000 थी, 1000 को किलोवाट आवर में मैं दोबारा से कन्वर्ट कर रहा हूं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। पावर की वैल्यू कितनी है? 1000 वॉट। वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट। ठीक है ना। तो मैं यहां पर वो वैल्यू पुट करूंगा, पावर की कितनी है? 1। एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी को W से दिखा दीजिए, चाहे E से दिखा दीजिए, बात एक ही है। मैं यहां पर E से दिखाऊंगा। टाइम कितने समय के लिए चल रहा है वो? 5 आवर। दैट मीन्स कितनी एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है? 1 इंटू 5, दैट मीन्स 5 किलोवाट आवर। 5 किलोवाट आवर इतनी एनर्जी वो कंजम्पशन कर रहा है, कितने में? 5 घंटे में। यानी कि एक यूनिट बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट आवर। तो 5 यूनिट बराबर 5 किलोवाट आवर, दैट मीन्स वो 5 यूनिट फूंक रहा है। कितनी यूनिट फूंक रहा है? 5 यूनिट फूंक रहा है। और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 6। तो कॉस्ट निकालूंगा मैं फॉर किसके लिए? हीटर के लिए। कितनी हो गई? 5 इंटू 6, 30 रुपीज। यानी कि हीटर कितने ले रहा है? 30 रुपीज। अब मैं सेकंड केस में चलता हूं, किसके लिए? रेफ्रिजरेटर के लिए। सेकंड केस देखिए, अगेन
कितनी पावर है उसकी, पावर 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 कहां गई ये 400 वॉट। तो वॉट को मैं किलोवाट में बदलने के लिए क्या करूंगा, 1000 से डिवाइड करूंगा, 2 0 से 2 0 खत्म, 0.4 किलोवाट। पावर कितनी आ गई, 0.4 किलोवाट। जैसे मैंने यहां पे चेंज किया था, यहां पे भी तो मैंने ऐसे किया था, वहां पे नीचे कर दिया था। तो 1000 को मैंने 1000 से डिवाइड किया तो 1 किलोवाट आ गया। ठीक है, इसी तरीके से यहां पे आ गया। तो एनर्जी क्या होती है, P इंटू टी। तो P कितना है 0.4, और कितने समय के लिए चल रहा है ये चल रहा है 10 घंटे के लिए पर डे, 10 घंटे के लिए। तो कितना, 4 किलोवाट आवर फूक रहा है। और मैंने बताया था 1 किलोवाट आवर कितना होता है, 1 यूनिट। 1 यूनिट, तो 1 यूनिट या फिर कहते हैं आप 1 किलोवाट आवर, बात एक ही है। अगर 1 किलोवाट आवर बोल दें या 1 यूनिट बोल दें, बात एक ही है। तो 1 किलोवाट आवर यानी कि 4 किलोवाट आवर फूक रहे हैं, यानी कि 4 यूनिट फूक रहे हैं आपके। कौन फूक रहा है, रेफ्रिजरेटर, अगर वो 10 घंटे चलता है डेली। तो इसका मतलब आप यहां पे कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट फॉर रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर कितना हो जाएगा 4 इंटू, और 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी है 6 रुपया, तो 6 से यानी कि 24 रुपीज। कितनी, 24 रुपीज, 24 रुपीज। इसका मतलब 30 रुपए कॉस्ट किसकी आई, हीटर की, और 24 रुपीज किसकी आई कॉस्ट, रेफ्रिजरेटर की। हीटर ज्यादा ले रहा है, इसका मतलब एनर्जी कंजम्पशन कौन कर रहा है, हीटर ज्यादा कर रहा है एज कंपेयर टू रेफ्रिजरेटर। अब थर्ड वाला आंसर देखिए, थर्ड वाले में क्या बोल रहे हैं, कंपेयर बोथ एनर्जी कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर एंड रेफ्रिजरेटर। तो एनर्जी कंजम्पशन इलेक्ट्रिक हीटर कितने कर रहा है, इलेक्ट्रिक हीटर कितना कर रहा है एनर्जी कंजम्पशन 5 किलोवाट आवर। हीटर कितनी कर रहा है 5 किलोवाट आवर, और रेफ्रिजरेटर कितनी कर रहा है 4 किलोवाट आवर। कितने कर रहा है 4 किलोवाट आवर। तो दोनों को कंपेयर कीजिए, इसका मतलब हीटर ज्यादा कर रहा है एज कंपेयर टू रेफ्रिजरेटर। ठीक है ना, ये आंसर हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर जो ज्यादा कंजम्पशन कर रहा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर। अंडरस्टूड, समझ गए मेरी बात। दोबारा फिर बताता हूं, रवि कोई लड़का है, वो मंथली बिल अपना देखता है और वो शॉक हो जाता है, सितंबर के महीने का बिल आता है उसका, और वो बिल देख के शॉक हो जाता है। अब वो कहता है कि मैं जो हूं खुद एग्जामिन करूंगा, खुद जांचूंगा कि मेरे घर में जो डिवाइसेस हैं, जो हाई रेटेड डिवाइसेस हैं, वो जो जिनका पावर ज्यादा है, वो कितना बिल ले रही हैं, वो कितना कंजम्पशन कर रही हैं इलेक्ट्रिसिटी का। तो उसने खुद से हर एक पर्टिकुलर डिवाइसेस का इलेक्ट्रिसिटी बिल निकाला। अब उसने सबसे पहले जो उसके यहां हीटर लगा हुआ था, तो उसका उसने निकाला। तो हीटर कितने का था 1000 वॉट का था, उसके ऊपर लिखा हुआ होगा। तो 1000 वॉट का, 1000 वॉट को पहले वॉट को काय में कन्वर्ट किया हमने, पावर को 1000 वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट किया। आपको पता है 1 यूनिट कितना होता है 1 किलोवाट आवर। तो पावर कितना होती है P/W/T, या फिर W को E दिखा दीजिए या फिर W दिखा दीजिए, बात एक ही है। E = P × T। अब मैंने पावर कितनी लिखी 1 किलोवाट, यहां पर इसकी जगह पर E/5। कितने टाइम के लिए चल रहा है ये 5 घंटे के लिए चल रहा है डेली। कौन, हीटर। अब E = P × T कर दिए यहां पर, तो 5 किलोवाट, दैट मींस 5 किलोवाट एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है किसके द्वारा, हीटर के द्वारा। जब हीटर के द्वारा 5 कंजम्पशन हो रहा है, इसका मतलब 1 यूनिट कितना होता है 1 किलोवाट आवर। तो 5 यूनिट कितना फूकेंगे, 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी है 6 रुपए, तो 5 यूनिट की कॉस्ट कितनी होगी 30 रुपए। उसी हिसाब से हमने किसका निकाला, रेफ्रिजरेटर के निकाला। रेफ्रिजरेटर की पावर कितनी थी 400 वॉट, 400 वॉट पावर थी। 400 वॉट को हमने किलोवाट में कन्वर्ट किया, 1000 से डिवाइड किया, 1000 से डिवाइड करे किलोवाट में कन्वर्ट कर दी 0.4 किलोवाट। अब इसके बाद E = P × T, P कितना 0.4 × 10। अब यहां पे मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 4 किलोवाट। और मैंने बताया था 1 किलोवाट आवर बोल दीजिए या फिर 1 यूनिट बोल दीजिए, बात एक ही है। तो एनर्जी कंजम्पशन कितना हो रहा है 4 किलोवाट आवर का। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना हो गया 4 × 6 24 रुपीज। इसका मतलब हीटर हमारा ज्यादा कॉस्ट ले रहा है एज कंपेयर टू रेफ्रिजरेटर। इसका मतलब एनर्जी कंजम्पशन हीटर के द्वारा ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू रेफ्रिजरेटर। अब दोनों को कंपेयर किया, इसका मतलब हीटर ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन कर रहा है रेफ्रिजरेटर के मुकाबले। इन दोनों केस बेस्ड स्टडीज में से, CBQs में से एक ये वाला पक्का रखा है, ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पक्का रखा है, मैं फिर बोल रहा हूं पक्का रखा है, कोई हल्के में मत लेना। कोई नहीं टक्कर में, ओनली विक्की भैया, मत पढ़ो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है विक्की भैया के टक्कर में। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये क्वेश्चन रखा है,
ध्यान से समझ लो इस बच्चों, बहुत ध्यान से मैं ढूंढ ढांड के क्वेश्चन को लाया हूं। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे उठा के ले आया हूं, काफी मैंने आपके जो क्वेश्चंस बैंक्स हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उन सबकी मैंने स्टडी की। उसके बाद जाके मैं इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं। आप इन क्वेश्चंस को हल्के में ना लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, बार बार रिवाइंड कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और आप कमेंट्स करेंगे और बताइए मुझे नेक्स्ट वीडियो किन पर आना चाहिए, किस टॉपिक पर आना चाहिए। तो आपको नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेगी। और अभी ये एंड नहीं है, मैं फिर आऊंगा साइंस के भी लेके, मैथ्स के भी लेके, और हर सब्जेक्ट में के लेके आ सकता हूं। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। तो जस्ट वेट एंड वॉच फॉर विक्की भैया। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।